Welcome students. In today's lecture, we are going to discuss about some short methods for finding particular integral. Before watching this video, you should definitely watch one of my video in which I have discussed the methods of finding complementary फंक्शन. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, तो आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने की टेक्निक्स भी ज़रूर देखिएगा. उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने की टेक्निक्स आपको सीखनी चाहिए, बिकॉज हम जब भी किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं तो जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो ये दोनों टेक्निक आपको साथ में आनी चाहिए, तभी आप किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर का जनरल सॉल्यूशन लिख पाएंगे. सो द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन f dy is equals to x can be obtained by short methods provided x is one of the following special forms. यहाँ ये जो राइट साइड में x है उसके हमने यहाँ 4 स्पेशल फॉर्म्स डिस्कस करने हैं. तो आप देखिए कि फर्स्ट फॉर्म क्या है. x इज इक्वल्स टू e पावर ax वेयर a इज एनी कांस्टेंट. सेकेंड फॉर्म x इज इक्वल्स टू साइन ax और cos ax. थर्ड फॉर्म x इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर n और अ पॉलिनोमियल वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. And the fourth form is x is a product of e raised to the power ax and v where v is some function of x. तो ये 4 different forms हैं जिनके लिए हम particular integral find करने की techniques study करेंगे. बट आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ फॉर्म 1 डिस्कस कर रही हूँ. इसके साथ में जो दूसरे वीडियोज़ होंगे उनमें आप फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4 आगे स्टडी करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट अबाउट द वर्किंग रूल ऑफ फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन x इज इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर ax. Okay, so working rule for finding pi of f dy is equals to x when x is equals to e raised to the power ax. तो बहुत ही सिंपल वर्किंग रूल है इसमें. फर्स्ट स्टेप में हम pi लिखेंगे. पी के लिए आपको एक सिंपल सा स्टेप है. ये जो एफ डी है उसे यहाँ पे राइट साइड में e रेज टू द पावर ax के डिनोमिनेटर में लिखना है. 1 अपॉन एफ डी e रेज टू द पावर ax मीन्स अभी यहाँ पे ये 1 अपॉन एफ डी एक ऑपरेटर है जिसको हम e रेज टू द पावर ax पे ऑपरेट करने जा रहे हैं. सो स्टेप 1 में हम सिंपली ये लिखेंगे. स्टेप 2 में आपको d के प्लेस पे a सब्स्टिट्यूट कर देना है. सिंपली पुट a फॉर d इन एफ डी. बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि d के प्लेस पे आप a जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. एफ ए शुड नॉट बी 0. स्टेप 3, इफ एफ ए इज 0 देन व्हाट. यदि यहाँ पे स्टेप 2 में जब आप d के प्लेस पे a रख रहे हैं और वो 0 हो जाता है, देन आपको यहाँ डिनोमिनेटर में एफ डी जो है उसको डिफरेंशिएट करना है. एंड डिफरेंशिएट करते टाइम यहाँ न्यूमरेटर में x लिखना होता है. लाइक आपने जब 1 टाइम डिफरेंशिएट किया है तो यहाँ पे आपको x लिखना है और डिफरेंशिएट करने के बाद में आप d के प्लेस पे a सब्स्टिट्यूट करेंगे. ओके, एकदम सिंपल स्टेप है. बट कभी कभी ऐसा होता है कुछ क्वेश्चंस में यहाँ f डैश a करने पर भी 0 आ जाता है. ओके, तो उस केस में आप ये स्टेप रिपीट करेंगे. यदि आपका f डैश a भी 0 आ रहा है तो आप स्टेप 4 पे जाएंगे. यदि f डैश a 0 नहीं है तो स्टेप 3 में ही आपका सॉल्यूशन आ जाएगा. मींस आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाएगा. बट f डैश a भी 0 है तो आपको स्टेप 4 करना पड़ेगा. स्टेप 4 में
आप उसको अगेन डिफ्रेंशिएट कीजिए, मीन्स एफ डैश डी जो है उसे एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ एफ डबल डैश ए है, दिस इज एक्चुअली सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ डी। अब जब आपने यहाँ पे सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट किया है तो ध्यान रखेंगे न्यूमरेटर में आपको x की पावर 2 लिखना है। जितने टाइम आप डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे उतनी पावर x की रेज होती जाएगी। तो आपने सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट किया, फिर आप f डबल डैश डी में d के प्लेस पे a सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके अभी यहाँ चेक कर लीजिए कि एफ डबल डैश ए मीन्स उसका जो सेकेंड डेरिवेटिव है एफ डी का, उसमें जब आप ए सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो क्या ज़ीरो बन रहा है? यदि फिर से ज़ीरो बनता है तो आपको स्टेप 5 पे जाना पड़ेगा और उसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना होगा और फिर उसमें ए सब्स्टिट्यूट करना होगा। और ध्यान रखें जब आप यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव कर रहे हैं और ए सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो एक्स की पावर 3 हो जाएगा। और यदि यहाँ पे एफ डबल डैश ए ज़ीरो नहीं है मीन्स आपको यहीं पे रुक जाना है, यही आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। So this is the way you can find particular integral of the equation f dy is equals to x where x is e raised to the power ax। ध्यान रहे ये जो एफ डी है फंक्शन ऑफ डी ये लीनियर होना चाहिए। इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बट ये कंप्लीट इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। ओके नाउ विल सी सम अदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। सो यू कैन सी नाउ सम अदर इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो है ई रेज टू द पावर ए एक्स, बट जो डिनोमिनेटर एफ डी है उसका एक पर्टिकुलर फॉर्म है यहाँ पे। एफ डी यदि डी माइनस ए के फॉर्म में है, ए सेम है जो यहाँ पे ई की पावर ए एक्स है वो ही ए यहाँ पे है, तो एफ डी जब d माइनस ए के फॉर्म में है और उसकी भी पावर r है तो डेफिनेटली जब आप यहाँ पे a सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये ज़ीरो बन जाएगा। ओके देन अगेन आप डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर a सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर ज़ीरो बनेगा, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, a सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो मे बी इट विल टेक अ लॉन्ग प्रोसेस। सो आप यहाँ पे ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये शॉर्ट मेथड्स हैं। आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए जब कभी भी एफ डी आपका डी माइनस ए पावर आर के फॉर्म में है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पावर ए एक्स ही है, तो आप डायरेक्टली रिजल्ट लिख सकते हैं एक्स रेज टू द पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल ई पावर ए एक्स। That's an important formula which you can directly apply to find particular integrals. Okay. Now next में यदि आपको 1 का पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है, लाइक आपके राइट साइड में जो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वहाँ पे राइट साइड में कोई अदर फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है, ओनली 1 है और आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है, तो इजीएस्ट मेथड होता है कि आप उस 1 को e पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय x लिख सकते हैं, बिकॉज e पावर 0x इज एक्चुअली 1 ओनली। ओके और अब आप रूल्स लगा देंगे एक्सपोनेंशियल के कि जब कभी भी 1 अपॉन एफ डी ई पावर ए एक्स है तो हम डी के प्लेस पे डायरेक्टली ए सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पे डी के प्लेस पे हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड दिस f0 शुड नॉट बी 0, अदरवाइज यू हैव टू फॉलो द प्रीवियस स्टेप्स ओनली। ओके एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप डायरेक्टली कैलकुलेशंस में यूज़ कर सकते हैं, वो है कि यदि एफ डी का फॉर्म d रेज टू द पावर n है और यहाँ पे फंक्शन x ना होके 1 है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एंड n इज any natural
नंबर। सो दीज आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको बहुत ही यूज़ आते हैं इन शॉर्टकट मेथड्स में। आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके रिजल्ट्स लिख सकते हैं। ओके, नाउ विल सी सम एग्जाम्पल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल। 6d² प्लस 17d प्लस 12y इज इक्वल्स टू ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो 6d² प्लस 17d प्लस 12 है वो है एफ डी, ओके, एंड ये y है, और यहाँ पे राइट साइड में आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है। तो अभी जो हमने इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, इस फॉर्म के लिए जो टेक्निक सीखी है, अब हम यहाँ पे वो अप्लाई करेंगे। हमने इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना बताया है, बट इससे पहले मैं वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा है। वहाँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करना है वो भी बताया गया है। तो ये जो इक्वेशन है इसके जनरल सॉल्यूशन जब हम लिखते हैं तो ऑलवेज CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस PI करना होता है। तो हम यहाँ पे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले CF फाइंड करने के जो रूल्स मैंने ऑलरेडी बताए हैं आप ज़रूर देखना, वो लिंक प्रोवाइडेड है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। मैं वो डायरेक्टली यहाँ पे आपको बता रही हूँ। देखिए, CF फाइंड करने के लिए हम क्विकली ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ओके, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के बाद फैक्टराइज करते हैं। तो आप देखेंगे कि फैक्टराइज करने के बाद में जो CF आता है वो CF मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रही हूँ। देखिए, CF आएगा C1 e रेज टू दी पावर माइनस 3x बाई 2 प्लस C2 e रेज टू दी पावर माइनस 4x बाई 3। आप चेक कर लीजिए कि आपका ये CF करेक्ट आ रहा है या नहीं। मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि 6d² प्लस 17d प्लस 12 के फैक्टर्स होंगे 3d प्लस 4 एंड 2d प्लस 3। ओके, तो यहाँ से जो 2 रूट्स मिलेंगे वो होंगे -4/3 एंड -3/2। और CF लिखने का रूल होता है C1 e रेज टू दी पावर, यदि आपने फर्स्ट रूट को α1 लिया है, सेकेंड रूट को α2 लिया है, तो हम हमेशा CF लिखते हैं C1 e रेज टू दी पावर αx प्लस C2 e रेज टू दी पावर α2x। α1 α2 दोनों रूट्स हैं यहाँ पे। ओके, तो हमने CF यहाँ लिख दिया है। तो आप देख लें यहाँ ये CF है। ओके, चलिए अब हम आते हैं एग्जैक्टली पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने की टेक्निक पे। तो देखिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने की जो अभी हमने वर्किंग रूल देखी है उसके अकॉर्डिंग हमें सबसे फर्स्ट स्टेप में 1 अपॉन FD मल्टीप्लाइड बाय x, कैपिटल X, जो भी हमें राइट साइड में फंक्शन गिवन है। तो राइट साइड में हमें गिवन है e पावर माइनस x। ओके, तो चलिए अभी FD क्या है इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है। FD है यहाँ पे 6d² प्लस 17d प्लस 12 एंड e पावर माइनस x। ओके, तो हमारी टेक्निक अब ये कहती है कि जहाँ पर भी d दिखाई दे रहा है वहाँ हमें a सब्स्टिट्यूट करना है। a क्या है आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो e पावर माइनस x है, मीन्स यहाँ पे इसे हम e पावर ax यदि देखें तो a की वैल्यू आ जाती है यहाँ -1। ओके, तो इस पूरे टर्म में d के प्लेस पे हमको a सब्स्टिट्यूट करना है। a सब्स्टिट्यूट करना है इन द सेंस -1 सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो देखिए आपका रिजल्ट हो जाएगा 6 यहाँ रखा
माइनस 1 स्क्वायर प्लस 17 माइनस 1 प्लस 12, ओके। और ये e पावर माइनस एक्स एज इट इज़ रहेगा। और आप देखेंगे कि जब आप इसे सॉल्व करते हैं 6 माइनस 1 स्क्वायर इज पॉजिटिव 1 एंड 6 प्लस 12 इज 18, 18 माइनस 1 में 18 माइनस 17 इज 1। तो आपके पास फाइनली पी आई की वैल्यू आ जाती है e पावर माइनस एक्स एंड इन डिनोमिनेटर वी हैव 1, सो हम सिंपली इसे e पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं, ओके। तो हमें CF मिल गया, PI मिल गया। अब हम फाइनली इस क्वेश्चन का जनरल सोल्यूशन लिखेंगे एंड द जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI, ओके। अभी देखिए CF कितना आया था, CF इज C1 e raised to the power minus 3x by 2 plus C2 e raised to the power minus 4x by 3 and PI है e raised to the power minus x, and this is the result. Now let us do next example. Okay, so next example is d square plus 4d plus 3y is equals to e raised to the power minus 3x. अब आप यहाँ पे सबसे पहले फिर से CF फाइंड करेंगे, तो d स्क्वायर प्लस 4d जब हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा d प्लस 1 एंड d प्लस 3, ओके। तो d प्लस 1 d प्लस 3 मिल जाता है इक्वल्स टू 0, ओके। तो अभी इसका जब ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हो आप तो m प्लस 1 एंड m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ओके। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बना। यहाँ से आपको रूट्स मिल जाते हैं -1 एंड -3, तो CF आ जाएगा, CF इज C1 e raised to the power minus x plus C2 e raised to the power minus 3x, ओके। अब हम CF कैलकुलेट करने के बाद में PI कैलकुलेट करेंगे। PI कैलकुलेट करने की टेक्निक्स बस वो ही लगानी है, 1/FD e raised to the power minus 3x है यहाँ पे, ओके। अब यहाँ आप ऑब्जर्व करोगे कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे FD में d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 लिखा। देखिए आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 लिखें, और ऐसा भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिखें, जो फैक्टर्स आए हैं d प्लस 1 d प्लस 3, तो दोनों ही ऑप्शन है हमारे पास में। अब जब आप यहाँ पे ये -3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए d के प्लेस पे जब आप -3 सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ हमने -3 रखा तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12, एंड यहाँ जब आप -3 रखेंगे तो -12 ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारा रूल ये कहता है कि ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यदि FD ज़ीरो बन जा रहा है A रखने पे, तो हम वहाँ पे डिनोमिनेटर में f' d लिखेंगे और फिर वहाँ पे a सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए अभी f' d जब आप लिख रहे हैं तो याद रखिए न्यूमरेटर में आ जाएगा x, ओके, e पावर -3x एज इट इज। f' d आप यहाँ लिख दीजिए, ओके। f' d की वैल्यू कितनी आती है, x अपॉन f' d इज 2d प्लस 4, ओके, 2d प्लस 4 एंड e raised to the power -3x, ओके। अभी देखिए आप यहाँ जब d के प्लेस पे अब -3 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, x
अपॉन, देखिए यहाँ पे आपने -3 रख दिया, +4 है और e पावर -3x तो है ही वहाँ, तो आपको मिल जाता है -2। ओके, यहाँ ये -6 + 4 रिजल्ट आ जाएगा -2। क्लियर? तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, एंड e पावर -3x। ओके, तो अभी हम यहाँ पे CF और PI को कंबाइन कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ एक और टेक्निक आपको बताना चाहूँगी जो कि ऑप्शनल है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो हमने d² + 4d + 3 लिखा है, इसके प्लेस पे आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ 1/, इसे आप लिख दो d + 3 d + 1, d + 3 d + 1। ओके, ऐसा भी किया जा सकता है। तो जब ये हमारे पास में है और e पावर -3x तो है ही, ओके, ये तो है हमारे पास में। अब हम यहाँ पर यदि -3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस d के प्लेस पे यदि हम -3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ जब आप -3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपको रिजल्ट देगा -12। तो इस तरह से हम टर्म बाय टर्म करके भी d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इस मेथड से यदि आप करना चाहें तो रिजल्ट होगा यहाँ इस तरह से। जब आप फाइंड कर रहे हैं तो d + 3 को एज इट इज़ रहने देंगे, और यहाँ आप जब -3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिल जाएगा -2। ओके, तो देखिए मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, ये आ गया हमारे पास -1/2। जब हमने यहाँ -3 सब्स्टिट्यूट किया तो ये रिजल्ट आ गया। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप में हम d + 3 में -3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो तो 0 हो जा रहा है, तो आपको सिंपली करना क्या है, उसका डिफ्रेंसिएशन कर देना है आपको। तो अभी d + 3 का डिफ्रेंसिएशन क्या हुआ, 1 ओनली। ओके, इसका डिफ्रेंसिएशन 1 हुआ। ओके, और जब हम यहाँ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो x तो हमें लिखना ही है, तो आपको रिजल्ट क्या मिल गया, x, ये -12 तो है ही, सो -x/2 e पावर -3x। तो आप देखेंगे कि दोनों ही मेथड में आप यहाँ पे जो वैल्यू आई है और जो यहाँ वैल्यू आई है, दोनों में ही सेम वैल्यू हमें मिल जाती है। सो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। अब हम फाइनली यहाँ जनरल सोल्यूशन लिख देंगे, and the general solution is given by y is equals to CF plus PI। ओके, तो अभी CF का वैल्यू आप देख लीजिए क्या है। देखिए, C1 e⁻⁻x plus C2 e⁻⁻3x and PI is -x/2 e⁻⁻3x, and this is the general solution for this क्वेश्चन। ओके, अभी हम और एक डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो देखिए। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है d² + 6d + 9y इक्वल्स टू 2 e⁻3x। यहाँ पे हमने पहले से ही CF लिख के रखा है। देखिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनता है m² + 6m + 9 इक्वल्स टू 0, और यहाँ m की वैल्यूज़ आ जाएंगी -3 -3। अब यहाँ ये रिपीटेड रूट्स हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा C1 + C2x e⁻⁻3x। आपको अभी भी यदि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो ज़रूर देखें आप वीडियो, जिससे आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने की टेक्निक्स का पता चलेगा। ओके, अब हम आ जाते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने की टेक्निक पर।
यहाँ देखिए ये डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 है। हम चाहे तो यहाँ डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 भी लिख सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे उसके फैक्टर के फॉर्म में उसे लिखा है। तो उसके फैक्टर्स हैं d प्लस 3 होल स्क्वायर, इसका फैक्टराइजेशन हम करते हैं तो d प्लस 3 होल स्क्वायर मिलता है हमें, एंड दिस इज अप्लाइड ओवर x, कैपिटल X, जो कि ये राइट हैंड साइड में है, 2 e रेज़ टू द पावर माइनस 3x। अब आपने अभी मैंने जो टेक्निक्स बताई थी उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए थे। उसमें एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है कि 1/d माइनस a पावर r है और यहाँ e रेज़ टू दी पावर ax है। तो जब आप ये a यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं d के प्लेस पे तो ये 0 बन जाएगा। फिर आप उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन a सब्सटीट्यूट करते हैं, अगेन 0 बनता है, अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये मैंने डायरेक्ट फार्मूला आपको बताया था, इंपॉर्टेंट फार्मूला में हम इस क्वेश्चन में ये डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं एंड विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड्स आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, x रेज़ टू दी पावर r अपॉन r फैक्टोरियल e पावर ax। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे ये d प्लस 3 लिखा है, तो इसे आप ऑब्जर्व करेंगे कि हम इसे d माइनस 3 लिख सकते हैं। ओके, और ये -3 यहाँ पे a की वैल्यू -3 है और यहाँ ये -3 आ गया। सो ये एक्चुअली में d माइनस a फॉर्म में ही है, जो कि यहाँ हमने फॉर्मूला लिखा है, ये उसी फॉर्म में हो गया। ओके, तो चलिए अब हम इस पे जस्ट एक स्टेप में बस आंसर लिख देते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा, देखिए आंसर क्या आ जाएगा, आप सोच के बताइए, जल्दी से सोच लीजिए कि आंसर क्या आ रहा है। रिजल्ट हमारा फाइनली 1 स्टेप में आएगा। r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, r देखो यहाँ 2 है, तो x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड जो आपको यहाँ पे फंक्शन गिवन है वो एज इट इज़ रहेगा, दैट इज़ 2 e रेज़ टू दी पावर माइनस 3x। अब ये 2 फैक्टोरियल से आप ये 2 कैंसिल कर देंगे तो फाइनली आपको यहाँ रिजल्ट मिलेगा x स्क्वायर e रेज़ टू दी पावर माइनस 3x। अब आप नेक्स्ट स्टेप में जस्ट एक और स्टेप है, जनरल सॉल्यूशन हमें लिखना है y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI। ओके, और CF हमारा आ गया था C1 प्लस C2x e रेज़ टू दी पावर माइनस 3x। ओके, एंड PI है x स्क्वायर e रेज़ टू दी पावर माइनस 3x। ओके, तो दिस इज दी सॉल्यूशन। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। सो लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल क्विकली। ओके, सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज d स्क्वायर माइनस d प्लस 1 y इक्वल्स टू e रेज़ टू दी पावर 2x प्लस e पावर x। तो अभी तक जो हमने एग्जाम्पल्स किए थे उसके राइट साइड में जो फंक्शन था, फंक्शन ऑफ x, वो सिंगल ही थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन है, 2 फंक्शंस हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे। तो जल्दी से पहले हम CF कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लिखेंगे m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से m हमें मिल गया 1/2 प्लस माइनस आयोटा √3/2। तो आप देख रहे हैं कि ये जो रूट्स है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं। तो उसका CF लिखने का फॉर्मूला होता है, इसे आप अल्फ़ा मान लीजिए और इसे बीटा मान लीजिए। तो ये रूट्स हो गए अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा, और फॉर्मूला होता है e रेज़ टू दी पावर अल्फ़ा x C1 कॉस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। तो हमने बस अल्फ़ा के प्लेस पे 1/2 रख दिया, बीटा के प्लेस पे √3/2 रख दिया है। ओके, तो ये CF हमारा आ गया है। तो हमारा मेन टारगेट अभी PI कैलकुलेट करना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे।
आप जानते हैं कि ये यहाँ पे 1/fd लिखा है, ये एक ऑपरेटर है एक्चुअली। ये ऑपरेटर जब इन टू फंक्शंस पे ऑपरेट करना है तो यहाँ पे हमें लीनियरिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। हमें पता है कि ये जो ऑपरेटर होता है वो लीनियर होता है, मीन्स हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दिस ऑपरेटर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर e⁻2x एंड e⁻x। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे 1/d² - d + 1। फर्स्ट हमने ये ऑपरेटर अप्लाई किया है e⁻2x पर, ओके। और सेकंड हम ये ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, सेम ऑपरेटर d² - d + 1 अब अप्लाई करेंगे e⁻x पर। इनको इस तरह से सेपरेट करना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि e⁻2x में a की वैल्यू 2 है और यहाँ e⁻x में a की वैल्यू 1 है। सो इसीलिए यहाँ पे ये सेपरेट करना कंपलसरी हो जाता है, ओके। तो देखिए अब हम नेक्स्ट स्टेप में बस हमारा टेक्निक लगा देते हैं। हमारे जो रूल्स हैं वो क्या कहते हैं कि d के प्लेस पे हमें ये a सब्स्टिट्यूट करना है। तो फर्स्ट टर्म में a है 2, तो आप यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो देखिए जब यहाँ 2 रखेंगे तो 2² 4, 4 + 1 5, 5 - 2 हो जाता है 3, ओके। तो यहाँ आ गया 1/3 e⁻2x प्लस यहाँ आ जाएगा, यहाँ नेक्स्ट टर्म में a का वैल्यू 1 है तो आप यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1² 1 - 1 0 एंड दिस इज +1। सो आपको मिलेगा e⁻x डिनोमिनेटर में 1, ओके। तो इस तरह से सिंपली हमारे को pi मिल गया है। अब हम बस एक और स्टेप करेंगे और जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। जनरल सॉल्यूशन मीन्स CF + PI, ओके। तो देखिए CF था हमारा, हम CF का वैल्यू रख देते हैं। फाइनली आपको रिजल्ट मिल जाएगा y = CF इज e⁻x/2 C1 cos √3/2x plus C2 sin √3/2x and plus pi। pi हमें अभी अभी मिला है e⁻2x/3 plus e⁻x, okay। So this complete makes the general solution of the given equation। So I hope आपको ये कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का कॉन्सेप्ट इस फॉर्म 1 के लिए अच्छे से समझ में आया होगा। मेरा फिर से ये एडवाइस है कि आप लिंक जो प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने का वो ज़रूर देखें और उसके बाद ही पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने की प्रैक्टिस करें, ओके। बिकॉज जब कभी भी आप जनरल सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल ही जनरल सॉल्यूशन बनता है इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you. Goodbye.